What's up everyone? I hope you guys are doing well and in this video I'll be sharing about biology innovative techniques जो मैंने अप्लाई किया था अपने प्रिपरेशन डेज में। तो तुम लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल में कि मैंने 95 स्कोर किया था इन नीट 2019 और इन नीट 2020 345 तक बूस्ट हो गए थे मेरे मार्क्स। तो यार मैंने इतना मार्क्स बस बूस्ट इसलिए नहीं किया कि मैं हमेशा स्टार्टिंग से ही अच्छे से प्रिपेयर करती थी। मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने अपनी गलतियां तो की, साथ साथ उस गलतियों को देखा, ठीक है, उसके बाद उसको सही किया और बाद भी मैंने मेहनत भी बहुत ज्यादा लगाई, ठीक है, लास्ट के टाइम पे। तो मैं तुम लोगों को ये सब बताऊंगी कि मैंने कैसे क्या किया था। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि मैंने हर चीज के लिए उल्टी स्ट्रैटेजी स्टार्टिंग में अप्लाई की। हमेशा पता नहीं मेरी गलती थी क्योंकि मैंने फिजिक्स वाले, मैं तुम लोगों ने वीडियो देखा होगा फिजिक्स में, ठीक है, अगर जैसे नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में देख लो, फिजिक्स की स्ट्रैटेजी तो ढंग से समझाई हुई है मैंने। तो फिजिक्स के लिए मैंने क्या किया था, एनसीईआरटी पढ़ा था। यूजुअली बायो के लिए एनसीईआरटी पढ़ना था और बायो के लिए मैंने मॉड्यूल्स पढ़े। यूजुअली बायो के लिए एनसीईआरटी पढ़ना होता है, मैंने थोड़ा उल्टा काम किया, ठीक है। तो मैंने क्यों पढ़ा था ये सब सुन लो, क्योंकि सबको पता है कि मॉक टेस्ट होते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के जो मॉक टेस्ट होते थे उसके क्वेश्चंस एंटायरली बेस्ड ऑन मॉड्यूल क्वेश्चंस आते थे, मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस आते थे। तो मैं पूरा टाइम मॉड्यूल्स को देती थी, ठीक है। टीचर्स बोल रहे हैं कि भाई एनसीईआरटी पढ़ो यार, बट एनसीईआरटी से क्वेश्चन ही नहीं दे रहे हो तो क्यों पढ़ो फालतू का। और मॉम डैड को ये बताना है कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ कोटा में, ठीक है, मस्ती नहीं कर रही हूँ, फन नहीं कर रही हूँ। तो इसीलिए मुझे मॉक टेस्ट में भी अच्छा स्कोर करने का एक प्रेशर बन गया था, प्रेशर बिल्डअप हो गया था। इसकी वजह से फिर मुझे भाई पढ़ना पड़ गया मॉड्यूल, ठीक है। तो मुझे लगा कि भाई मैं सही जा रही हूँ और सारी चीजों का रियलाइजेशन मुझे हाफ टाइम जब बचा था नीट के लिए, ऑलमोस्ट 6 to 5 months तभी हुआ, क्योंकि उस वक्त एक टेस्ट हुआ था। मैंने फिजिक्स वीडियो में भी इसका जिक्र किया था। एक टेस्ट हुआ था, उसमें मेरे मार्क्स इतने गंदे आए थे, यू कैन नॉट बिलीव। मेरा टोटल स्कोर आई थिंक 297 या कुछ आया था टोटल स्कोर, ठीक है। तो ये इतना गंदा होने का एक रीजन था क्योंकि मैंने भाई हर चीज को उल्टा तरीके से पढ़ाई किया था, ठीक है। तो ये किया था मैंने। और लोग जो एनसीईआरटी पढ़ रहे थे उनका काफी अच्छा स्कोर आ रहा था। तो देखो अल्टीमेटली हुआ क्या मेरे साथ, स्टार्टिंग के जो टेस्ट होते थे उसमें पूरा मॉड्यूल से क्वेश्चन आ रहा है। जैसे जैसे नीट करीब आता जा रहा है वैसे वैसे पूरे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होने लगे और मैंने एनसीईआरटी को भाव दिया ही नहीं था स्टार्टिंग में। तो ये मेरी गलती हो गई और मुझे समझ में आ गया कि भाई अब मुझे एनसीईआरटी को फोकस करना है। तो मैंने एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किया। तो वो भी मैंने फिर लास्ट के टाइम में ही, लास्ट के 5-6 months में एनसीईआरटी पढ़ना ढंग से शुरू किया। देखो अल्टीमेटली मैंने 1-2 बार एनसीईआरटी रीडिंग लगा रखी थी। जब मैं मॉड्यूल पढ़ती थी ना तो साथ के साथ मैं एनसीईआरटी पढ़ लेती थी। बट तुम लोगों को भी पता है कि एक बार रीडिंग लगाने से एनसीईआरटी का क्या ही होता है। दुनिया अब तक जो भी ये वीडियो देख रहा होगा, हर इंसान ने एनसीईआरटी की हर चैप्टर की एक बार रीडिंग तो लगा ही रखी होगी कभी ना कभी। ऐसा कोई नहीं है जो एनसीईआरटी कभी पढ़ी ही नहीं होगी, ऐसा कोई नहीं होगा फिलहाल, ठीक है। तो एनसीईआरटी एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता, तुम लोगों को ही पता है। तो मैं वही बस करके रखी थी, बाकी कुछ भी नहीं किया हुआ था। तो मैं एकदम फ्रेश तरीके से मैं शुरू कर रही थी अपना प्रिपरेशन। तो मैंने क्या किया चलो जानते हैं। ओके, तो सबसे पहले शॉर्ट नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके पूरा जिस टॉपिक पे मेरा कमेंट सेक्शन भर गया है, शॉर्ट नोट्स दे दो, शॉर्ट नोट्स दे दो। तो शॉर्ट नोट्स के बारे में मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू बताऊंगी कि शॉर्ट नोट्स मैंने क्यों नहीं बनाया या फिर मेरा क्यों काम नहीं आया शॉर्ट नोट्स, ठीक है। स्टार्टिंग में टीचर्स मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए बिल्कुल बोलते थे, तो मैं बहुत एक्साइटेड होकर जाती थी और एक A4 साइज का इतना सारा पेपर्स खरीदा था कि शॉर्ट नोट्स बनाऊंगी, एकदम मार्कर वाकर एकदम तैयार रखे थे, ठीक है। एक चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद मुझे समझ में आ गया दैट इट इज नॉट गोना बेनिफिट मी, मुझे समझ में आ गया अपनी बात पे, ठीक है। तो मैंने शॉर्ट नोट्स बना, उसी वक्त गिव अप किया शॉर्ट नोट्स पे और मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए। पहला रीजन मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया क्योंकि यार तुम एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट बना रहे हो, दैट मीन्स कि एनसीईआरटी में कुछ डिडक्टेड पॉइंट्स तुम लिखोगे, कुछ ये चीज लिखोगे, शायद ये नहीं आएगा एग्जाम में, तुम वो लिखोगे, राइट। मतलब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट तुमको लगता है। तो अल्टीमेटली तुम इस चीज से रिस्क नहीं ले रहे हो, मेरे हिसाब से ये रिस्क लेना हुआ। तो मैं इतना बड़ा रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकती थी अपने नीट प्रिपरेशन के टाइम पे। एनसीईआरटी ऑलरेडी काफी शॉर्ट है, अगर तुम मॉड्यूल देखो और एनसीईआरटी देखो तो एनसीईआरटी ऑलरेडी एक चैप्टर को, जिसमें मॉड्यूल में कम से कम 20-30 पेज समझा रखा है, उसमें एनसीईआरटी 5 पेज को समझा के रखा है, ठीक है। तो तुम 5 पेज से भी छोड़ा चाहते हो शॉर्ट नोट्स, तो अल्टीमेटली इससे तुम्हारा फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। बिकॉज तुम जो शॉर्ट नोट्स रिवाइज करोगे तुम वही चीजें पढ़ोगे जो तुम शॉर्ट नोट्स में लिखा हुआ है। बट जब तुम एनसीईआरटी रिवाइज करोगे तो तुम एनसीईआरटी में एक सरसरी निगाह तुम्हारी चली जाएगी हर जगह पे, जहां जहां एनसीईआरटी को तुम छप जाएगी तुम्हारे दिमाग में एनसीईआरटी। तो अल्टीमेटली मेरा कहना है कि शॉर्ट नोट्स बनाने का कोई फायदा नहीं है। जिन्होंने बनाया है, जिनको फायदा हो रहा है, वेल एंड गुड, वेरी नाइस, बट वो मेरे लिए शॉर्ट नोट्स नहीं था। और बहुत लोग पैनिक कर रहे हैं, यार शॉर्ट नोट्स नहीं है मेरे पास, अब मैं क्या करूंगा, शायद मेरा प्रिपरेशन ही पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पर्सनली शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे और तुम लोग ने नहीं बनाया है तो प्लीज पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज शॉर्ट नोट्स की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। क्योंकि मैंने खुद भी नहीं बनाया और मुझे लगता है कि ये ज्यादा एफिशिएंट और बेटर टेक्निक है, ठीक है।
तो मैंने कभी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए और मैं इतना रिस्क नहीं ले सकती थी कि शायद कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज़ मेरे अगर हाथ से चूक गया और मैं लिखना भूल गई उस शॉर्ट नोट्स में, तो वो मेरा एक क्वेश्चन मैं रिस्क कर सकती थी, तो मैं इतना रिस्क नहीं ले सकती थी, इसलिए मैंने शॉर्ट नोट नहीं बनाए। तो ये तो क्लियर होगा कि शॉर्ट नोट की कोई जरूरत नहीं है, अपना एनसीईआरटी ही काफी है, ठीक है। फर्स्ट बात। सेकंड बात आ गई एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो तुम एक बात बताओ, स्टार्टिंग में जब तुम एनसीईआरटी पढ़ना जाओगे, तुम एक बार 2 बार पढ़ने के बाद तुम्हारी एक तरीके से बोरियत आने लगेगी, ठीक है। तुम्हें लगेगा यार बार बार तो पढ़ ही चुका हूँ, कुछ नया नहीं है, एक ही चीज है। तो ये बोरियत को भगाने के लिए, ये सबके साथ होता है, ठीक है, तो इसको मैंने भगाने के लिए अपना इनोवेटिव टेक्निक्स लगाया था, जो मैं हर सब्जेक्ट में लगाती हूँ, ठीक है। पहला चीज कि यूजुअली जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हम लोग चैप्टर ऐसे ही उबासी लेके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट किया, उसके आधा पढ़ने के बाद ही तुम्हें इतना भयानक बोरियत होने लगता है और तुम सेकेंड हाफ जब पढ़ते हो तुम्हारा दिमाग सुन पड़ जाता है और समरी तक पहुंचते पहुंचते तुम्हारा दिमाग काम ही नहीं करता है। तुम डे ड्रीम करते करते समरी पढ़ते हो, बस हल्का फुल्का रीड करने के फॉर्म में, क्या बस रीड करना है समरी को, ठीक है। उससे तुम्हारा क्या होता है, पहली बात तुम्हारा ढंग से चैप्टर पढ़ाई हुआ ही नहीं, दूसरी बात तुमने समरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस कर गए हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो एम्स एस्पेक्ट से या फिर नीट एस्पेक्ट से आ सकते हैं। अब तो एम्स का एग्जाम होता नहीं है, नीट एस्पेक्ट से आ सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनो मैंने क्या किया था, इसके लिए मैंने क्या किया, मैं क्या करती थी, पहले तो मेरा दिमाग फ्रेश है एकदम, जब मैं स्टार्ट कर रही हूँ कोई चैप्टर, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं पहले समरी पढ़ूंगी। हाँ, ये उनके लिए वैलिड है जिन्होंने ऑलरेडी 1-2 बार रीडिंग लगा रखी है एनसीईआरटी की, उनके लिए वैलिड है। जो फर्स्ट टाइम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उसके लिए नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने समरी पढ़ी। तो समरी पढ़ती थी जब मैं, तो मेरा दिमाग उस वक्त तक बहुत अटेंटिव रहता था। क्यों? बिकॉज मैं जब समरी पढ़ रही हूँ मुझे एक एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज मैंने चैप्टर पहले नहीं पढ़ा, पहले समरी पढ़ी है, ठीक है। तो मेरा दिमाग ऑलरेडी अटेंटिव है, मैं एक एक पॉइंट्स को दिमाग में रखूंगी, अच्छा ये लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ, मार्क करूंगी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो चीज मुझे लगेगा ओ शिट ये तो नया है, तो नॉर्मल एनसीईआरटी के चैप्टर में दिया ही नहीं है, उसको मार्क करूंगी। इससे मेरा समरी का जो जितना भी क्वेश्चंस आ सकता है वो बन जाएगा, ठीक है, कि तुमने समरी पहले पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा जो चैप्टर स्टार्ट करोगे, तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी रहेगा कि यार मैंने समरी पढ़ लिया, अब मैं समरी में क्या क्या चीज सीखी हूँ उसको अब जिस चैप्टर में देखते हैं कैसे लिखा हुआ है, तो तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा बोरियत कम हो जाएगा, लाइक ऑलमोस्ट 20-30% कम हो जाएगा। ये नहीं बोलूंगी खत्म हो जाएगा, बट हाँ कम हो जाएगा। तो ये मेरा तरीका था। ये क्यों ही तुमको नहीं बताया इनोवेटिव टेक्निक्स की मैं पहले समरी पढ़ती थी उसके बाद मैं एनसीईआरटी पढ़ती थी, मतलब चैप्टर पढ़ती थी। ये मेरा टेक्निक था जिससे मैं समरी प्लस एनसीईआरटी के चैप्टर्स को ढंग से ग्रास्प कर पाती थी और बोरियत भी कम होती थी, ठीक है। तो ये सेकंड टेक्निक हो गया। और थर्ड बात मैं बोलना चाहूंगी अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। तो मुझे पता है कि पूरा कमेंट सेक्शन भर जाएगा अगर मैं इस चीज का आंसर ना दूं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, ठीक है। तो देखो मैंने हर चीज पे लास्ट 6 मंथ्स में हर सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक ही क्वेश्चन प्रैक्टिस का चीज दिमाग में रखा है, वो है PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। यूजुअली नीट 2022 की बात करो तो पूरा ही चैप्टर, पूरा ही चीज ऑलमोस्ट एनसीईआरटी से था, ऑलमोस्ट, ठीक है, मोर और लेस। तो यही चीज मैं बताऊं कि पहले एनसीईआरटी को तो ढंग से पढ़ ही रहे हैं हम लोग, साथ साथ में क्या करती थी, मैं प्रीवियस ईयर के 30 ईयर्स करती थी, ठीक है। अगर सपोज तुम्हारी किस्मत खराब हुई या फिर एनसीईआरटी को थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा तो मैक्सिमम वो जाएगा तो नीट 30 ईयर्स के कॉन्सेप्ट के पास ही जाएगा, ठीक है। तुम्हारा 30 साल का जब प्रिपेयर रहेगा पूरा क्वेश्चन, तो तुम्हारा कोई टेंशन नहीं होगा और तुम आउट ऑफ द एनसीईआरटी या फिर अजीब अजीब से क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन भी कर पाओगे, ठीक है। तो इतना आसान नहीं है, ठीक है। बहुत लोग बोलेंगे एनसीईआरटी का प्रीवियस ईयर करने के बाद, सॉरी नीट प्रीवियस ईयर करने के बाद मैं क्या करूं। अरे प्रीवियस ईयर कितना बड़ा है तुम्हें पता है, 30 साल है, वो 30 साल तुम कंप्लीट कर लोगे एक बार, तुम्हें लगता है तुम रिटेन कर पाओगे, तुम्हें रिवाइज करना है उस प्रीवियस ईयर को भी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं क्या करती थी, मैं अपना प्रीवियस ईयर का जो बुक रहता था उसमें मेन जो क्वेश्चन मेरी गलतियां होती थी, जो मुझे नया लगा, कॉन्सेप्ट पूरा नया है, उसको मार्क करती थी या फिर उसको एक पेज में उस चैप्टर के लिए लिख लेती थी कि यार ये क्वेश्चन का ये टॉपिक एकदम नया है और ये प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, और मैं उसको एनसीईआरटी में ही दबा के रखती थी उस चैप्टर के लिए, उसी चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो मैं ये करती थी, इससे मेरा क्या फायदा होता था, पहली बात तो मेरा प्रीवियस ईयर तैयार हो ही रहा है साथ साथ, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है अलग से। तुम मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे प्रिपरेशन है तुम्हारी मॉक टेस्ट तुम्हें देना है, उसके अलावा तुम्हें सिर्फ प्रीवियस ईयर ही करना है, उसके अलावा कुछ भी मत करो। इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम लोग अलग अलग मटेरियल के पास घूमे फिरे, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। नीट प्रीवियस ईयर ही बहुत है अपने अंदर, तुम्हें खुद देखो 30 साल बहुत होता है, उस 30 साल के तुम पेपर तैयार कर लोगे ना, तुम्हारे मोर देन सफिशिएंट है, इनफ है, ठीक है। तो ये तुम्हें बस करना है, प्रीवियस ईयर में जो तुम्हें गलतियां लग रही हैं, तुम जो उसमें गलती कर रहे हो, नया कॉन्सेप्ट है या फिर नए कुछ टर्म्स है, फैक्ट्स है, उसको तुम लिखो, एनसीईआरटी में लिखो या फिर एक पेज में लिखो जिसको एनसीईआरटी में रख सको, तुम्हें इससे फायदा होगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर ही करना है तुम्हें। अगर कोई अजीब सा क्वेश्चन दिया तुम प्रीवियस ईयर से पक्का है कि तुम सॉल्व कर लोगे, अगर तुमने 30 साल के क्वेश्चन अच्छे से रिटेन करके लगा रखे होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट, जो मैंने तुम्हें बताया कि मैं
नीट सॉरी एनसीईआरटी 11th एज वेल एज 12th दोनों को 2 दिन में खत्म कर लेती थी। ठीक है, ये मैं कैसे किया, ठीक है। तो इसके बाद के लिए भी मैं बताऊंगी तुम्हें। जब मैंने एनसीईआरटी कम से कम 4-5 बार रीडिंग दे दी थी, उसके बाद मैंने सोचा कि अब क्यों ना थोड़ा सा लाइक चीजों को चेंज किया जाए। तो मैंने क्या किया, अपने आप को टारगेट्स देने लगी। ठीक है, 5 दिन देती थी मैं स्टार्टिंग में, मैंने दिया था 5 दिन क्लास 11, 5 दिन क्लास 12। ये मैंने कब किया, जब मैंने ऑलरेडी 1-2 बार 5 बार मतलब 4-5 बार तो एनसीईआरटी की रीडिंग लगा रखी है, उसके बाद मैंने ये किया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट नीट के लिए एक महीना या फिर 1.5 मंथ्स बाकी थे उस टाइम पे, तो मैंने यही किया। 5 डेज फॉर क्लास 11, 5 डेज फॉर क्लास 12। ठीक है, ऐसे करते करते जब मैंने एक बार रीडिंग लगा ली, ठीक है, 5 डेज वाली, फिर मैंने क्या किया, फिर मैं 2 दिन कम कर देती थी। अब क्या होता था, 4 डेज फॉर क्लास 11 देन 4 डेज फॉर क्लास 12। ऐसे करते करते मैं लास्ट तक 2 डेज तक चली गई और मैं देखा कि मैं हर चीज को एफिशिएंटली एनसीईआरटी में रिवाइज कर सकती हूँ। ठीक है, तो तुम्हें यही करना है, तुम्हें इनोवेटिव टेक्निक्स अपने अंदर लाने हैं, जिस टेक्निक से तुम खुद से कर पाओ। ठीक है, ब्लाइंडली फॉलो मत करो, बट आई होप तुम लोग को ये वीडियो बहुत समझ में आया होगा किस तरीके से मैंने बायो के स्कोर को एकदम हाई लेवल पे बूस्टअप किया। और साथ साथ जब मैं एनसीईआरटी के चैप्टर्स पढ़ती थी, उसी के साथ साथ मैं उसी का प्रीवियस ईयर जो मैं कर लगा चुकी हूँ पहले, उसको फिर रिवाइज करती थी, जिससे मेरा नीट 30 इयर्स भी खत्म हो चुका है और वो चैप्टर का पूरा सब कुछ खत्म हो चुका है। तो ये मेरा टेक्निक रहता था। और लास्ट मोमेंट पे जब मेरा नीट का एग्जाम था, उस टाइम पे जिस दिन मेरा नीट का एग्जाम था, उसके सुबह में मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर की गलतियां रिवाइज की थी, और तुम यकीन नहीं करोगे 3 से 4 क्वेश्चन उसी गलतियों से उठ के आए थे डायरेक्ट। ठीक है, तो तुम्हें यही सब करना है, यही सब चीजें तुम मिस्टेक्स हैं जो मैंने की, और यही सब इनोवेटिव टेक्निक्स है जो मैंने इस्तेमाल की, और जिसकी वजह से मैं 345 मार्क्स तक अपने स्कोर को बूस्ट कर सकती। ठीक है, ओके। और लास्ट चीज मैं तुम लोग को बोलना चाहूंगी अबाउट योर प्रिपरेशन। एक चीज तुम्हें बिल्कुल नहीं भूलनी है, नीट 2022 पेपर देखने के बाद तो पता चल ही गया होगा कि एसोसिएशन रीजन नहीं छोड़ना है। मेरे टाइम में एसोसिएशन रीजन नहीं आते थे, बट तुम लोग के टाइम में आना शुरू हो चुके हैं, तो एसोसिएशन रीजन के लिए बिल्कुल भी अलग से फोकस देना ही देना है। ठीक है, तो एसोसिएशन रीजन के लिए वो करना होगा तुम्हें। मैं मेरे एलन के मॉड्यूल्स में मैं जिससे पढ़ी हूँ, उसमें एक अलग से सेक्शन दिया होता था एसोसिएशन रीजन का, तो तुम लोग एक बुक भी खरीद सकते हो एसोसिएशन रीजन के लिए, या फिर नहीं खरीदना तो तुम मॉड्यूल से या फिर कोई रेफरेंस बुक के साइड में एक्सरसाइज में दिया रहता है एसोसिएशन रीजन, उसको ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तुम्हें अलग से उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज वैसा क्वेश्चन आ रहा है और अब तुम्हें उसका लाइक वेटेज समझ में आ गया होगा कि काफी वेटेज का एसोसिएशन रीजन पूछ रहा है। ठीक है, तो उसका एक अलग से स्ट्रैटेजी होता है सॉल्व करने का। तो अगर तुम लोग चाहोगे तो मैं बना दूंगी तुम लोग के लिए स्ट्रैटेजी वाइज एसोसिएशन रीजन कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत जल्द लेके आऊंगी। अगर तुम लोग चाहते हो तो कमेंट में बताओ कि तुम लोग चाहते हो ऐसी वीडियोस चाहिए। ठीक है, और बाकी इतना ही था, मैंने क्या क्या किया मैंने सब कुछ बता दिया, और केमिस्ट्री के लिए भी ऐसी स्ट्रैटेजीज जल्द आ रही है। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच।